अध्याय 11। अस्पष्ट समय। हाल ही में बो बैंग और ngo डुओंग प्रत्येक अपने अपने कामों में व्यस्त रहे हैं। उस समय ngo डुओंग को एक प्रशिक्षण मिशन पर जाना था और हर दिन कठिन अभ्यास करना था। जहां तक बेक बैंग का सवाल है, वह हर दिन प्रयोगशाला में होता है और रात में उसे अंशकालिक काम करना पड़ता है। दोनों के पास एक दूसरे को देखने का मुश्किल से ही समय होता था। हालांकि हर दिन जब बाक बैंग ने काम करना समाप्त कर लिया तो ngo डुओंग उसे लेने आया और उसे बोर्डिंग हाउस में वापस ले गया, और उसने भी उसे पूरे ध्यान से सुना। शोध के दौरान बाक बैंग को एहसास हुआ कि ngo डुओंग वास्तव में एक बहुत अच्छा इंसान है। उनका जन्म सुदूर ग्रामीण इलाके में हुआ था और छोटी उम्र से ही उन्होंने एक सैनिक बनने का सपना देखा था। वह एक अदम्य जज्बे वाले सैनिक हैं। सेना में हालांकि उन्हें महिलाओं से बातचीत करने का अवसर नहीं मिलता था, फिर भी बहुत से लोग उन्हें जानना चाहते थे। ngo डुओंग ने भी एक बार किसी से दोस्ती की थी, लेकिन अंत में बहुत व्यस्त होने के कारण उस व्यक्ति और बाक बैंग ने ngo डुओंग के अनिच्छुक मूड को महसूस किया, इसलिए वह चुपचाप उसके पास चली गई और मैंने धीरे से उसकी आवाज़ सुनी। 1 घंटे से अधिक समय तक एक साथ चलने के बाद धीरे धीरे हवा चल रही थी। बाक बैंग और ngo डुओंग अंततः सराय में पहुंचे। इस समय घर पर कोई बहुत ऊब गया था। ngo डुओंग द्वारा उसे वापस कमरे में लाने के बाद दीप चिन्हथान फिर से गुस्से में था और पूछ रहा था कि क्या वह और ngo डुओंग हाथ पकड़ रहे हैं। क्या आप एक दूसरे को गले लगाते हैं? क्या उन्होंने चूमा? उसे अपना सिर हिलाते हुए देखकर उसने ngo डुओंग के प्रति अवमानना दिखाई, उसे कई बार डांटा, यह कहते हुए कि ngo डुओंग ने बहुत धीरे से काम किया। बेक बैंग ने गुस्से से उसकी ओर देखा। मुझे लगा कि हर कोई एक जैसा है, हमेशा एक असली भेड़िए की तरह तेजी से व्यवहार करते हुए। अजीब तरीके से खाने के बाद उसने अपना मुंह पोंछ लिया, फिर जल्दी से नए व्यक्ति की जगह ले ली। दीप चिन्हथान मुस्कुराया और उसके कंधे को थपथपाया। फिर अगले दिन बाद में ngo डुओंग उसे ले गया, हमेशा की तरह घर। जब वह अभी निकला ही था, बाक बैंग ने अभी तक दरवाजे में प्रवेश नहीं किया था, तभी कोई व्यक्ति जो अभी भी बहुत निष्क्रिय था उसके दरवाजे की ओर दौड़ा और चिल्लाया, मुझे मत बताओ, मैं और वह अभी भी नहीं आए हैं। हाथों में हाथ बेक बैंग ने उसे लापरवाही से उत्तर दिया, मुझे अच्छी खबर बताओ, हमने चूमा। दीप चिन्हथान अचानक ठिठक गया। उसकी आंखों में ऐसी चिंगारी लग रही थी जो उसके होठों को घूर रही हो। ठीक उसी क्षण बेक बैंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उसकी ओर दौड़ना चाहता था, उसके होठों को निगल जाना चाहता था, लेकिन नहीं। कुछ सेकंड बाद वह फिर से मुस्कुराया और कहा, यह कैसा लगता है? बेक बैंग ने उसके होठों पर ठंडी मुस्कान देखी। वह थोड़ा घबरा गई। बड़े भाई, सच्चा प्यार नूडल्स की तरह नहीं है, तुरंत। आप इसे 5 मिनट में नहीं खा सकते। उसका दिल बहुत चिंतित था। वह छोटे से कमरे में इधर उधर घूमती रही और सोचती रही कि उसे कैसे समझाया जाए। इस बिंदु पर क्या मुझे गंभीरता से उसे बताना चाहिए, मुझे वास्तव में खेद है, या क्या मुझे शुरुआत के लिए एक विषय ढूंढना चाहिए, या क्या मुझे गर्म और सुगंधित चेंगदू नूडल्स का एक कटोरा बनाना चाहिए और उसे उसके कमरे में लाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि क्या वह भूख लगी है? बेक बैंग गहरी सोच में थी, तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला। दीप चिन्हथान ठीक उसके सामने खड़ा था। वह सीधे सवाल पर गया, क्या उसने वास्तव में तुम्हें चूमा था? आह, यह आरंभिक प्रश्न बिल्कुल भी सही नहीं लगता। क्या उसने सचमुच तुम्हें चूमा? दीप चिन्हथान ने फिर पूछा। नहीं, तुमने मुझसे झूठ बोला, बेक बैंग ने गंभीरता से कहा। हम अभी अभी एक दूसरे से मिले हैं, हमें और अधिक जानने के लिए अभी भी बहुत समय चाहिए। आप सही कह रहे हैं,
भावनाओं को समझने के लिए बहुत समय चाहिए। इतना कहने के बाद कोई उसे कमरे में वापस चला गया और उसे अकेला छोड़कर स्तब्ध होकर खड़ा हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे एहसास हुआ कि मैं थी गलत? ठीक है, अगर उसने स्वीकार किया कि वह गलत था, तो उसने उसे माफ करने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद बाक बैंग को वापस सराय ले जाने के रास्ते में ngो डोंग ने अचानक उससे एक बेहद अजीब सवाल पूछा। मैंने सुना है कि डीप चिन्ह थान उसकी एक तुच्छ आदत है, क्या यह सच है? किसने कहा? उसके इस तरह के ठंडे और कठोर जवाब ने ngो डोंग को चौंका दिया। बुखार? बहुत से लोगों ने ऐसा कहा है। ऐसा लग रहा था कि बेक बैंग हिंसक रूप से बढ़ रहा है, लेकिन उसने अपने गुस्से को दबाने की कोशिश की और बहुत शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं, वह एक बहुत अच्छा व्यक्ति है। कहा, आपके और डीप चिन्ह थान के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। बेक बैंग ngो डुओंग के शब्दों में जांच के इरादे को महसूस करते हुए उसने फिर भी शांति से उत्तर दिया, यह सही है। बहुत अच्छा। ngो डोंग ने और कुछ नहीं कहा। उसकी संदिग्ध आंखों ने बाक बैंग को असहज कर दिया। रास्ते में उसने और ngो डोंग ने किसी और से एक शब्द भी नहीं कहा, इसलिए जल्द ही वह सराय के सामने खड़े हो गए। बो बैंग को एहसास हुआ कि ngो डोंग का तुरंत लौटने का कोई इरादा नहीं है और उसे अभी भी उससे कुछ कहना है, इसलिए बो बैंग ने कहा, क्या आप कमरे में जाकर कुछ देर बैठना चाहते हैं? ngो डोंग ने मना नहीं किया। बैक बैंग के पीछे पीछे उसके कमरे में आ गए। वे दोनों चुपचाप बैठकर कॉफी पीने लगे। कई बार ngो डोंग ने कुछ कहना चाहा, लेकिन रुक गई और कुछ नहीं कहा। अंत में ऐसा लगा कि उसने अपना पूरा साहस जुटा लिया और आवाज उठाकर बेक बैंग से पूछा, आप मेरे बारे में कैसा महसूस करते हैं? कुछ घंटे पहले सुश्री ngो डुओंग की नज़र में वह बहुत अच्छी थी, लेकिन अब इसकी पुष्टि करने की हिम्मत नहीं कर रही है। बेक बैंग को समझ नहीं आ रहा था कि उस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। वह जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए चली और देखा कि डीप चिन्ह थान बाहर खड़ा है, जैसे उसे पता नहीं था कि अंदर कोई है। लड़की, मैं आखिरकार वापस आ गया। मुझे तुम्हारी याद आई और मैं मरने वाला हूँ। उनके शब्दों में भावुकता जल्द ही बो बैंग की आदत बन गई। यदि यह एक सामान्य दिन होता, तो वह निश्चित रूप से ध्यान नहीं देती और उससे वही सवाल पूछती, आप मुझसे क्या परोसना चाहते हैं, वरिष्ठ भाई? बेक बैंग का इरादा उसे यह बताने का था कि उसके पास एक मेहमान है, लेकिन इससे पहले कि शब्द कहे जा सकें, उसने एक और वाक्य कहने का अवसर ले लिया। लेकिन यह वाक्य भी था जिसने आधिकारिक तौर पर उसे अथाह रसातल में धकेल दिया। मैं स्नान करना चाहता हूँ। मैं बाद में आऊंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी अभिव्यक्ति अचानक कठोर हो गई। मैं हूँ। वास्तव में क्षमा करें, मैंने नहीं सोचा था कि इतनी देर हो गई है और आपके पास अभी भी दोस्त हैं। बेक बैंग ने पीछे मुड़कर देखा। ngो डुओंग के हाथ में कॉफी का कप था, जो अंदर से बाहर आ रहा था। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। उसने अपना कॉफी का कप नीचे रख दिया, अपना कोट उठाया और तेजी से दरवाजे से बाहर चला गया। बहुत देर हो गई है, मैं तुम्हें समझाने का मौका दिए बिना अब और परेशान नहीं करूंगा। गायब हुआ। उस पल में बो बैंग समझ गया, प्रेम कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसके अनेक उत्तर हों। नहीं, आप सत्य को छुपाने के लिए बैकअप उत्तरों का उपयोग कर सकते हैं। यह उचित उत्तर नहीं है। अगर ऐसा है तो उसे स्वेच्छा से अपना वैकल्पिक विकल्प छोड़ देना चाहिए। आप पीछा क्यों नहीं करते? दीप चिन्ह थान ने उसे धीरे से धक्का दिया जब उसने उसे अभी भी उसी तरह स्थिर खड़ा देखा। चलो, मैं उसे समझाता हूँ। तुम्हें क्या समझाने की जरूरत है? बेक बैंग ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया।
हमारे पास मूल रूप से कुछ भी संदिग्ध नहीं था। आज मैं समझाता हूँ। बाद में वह अभी भी गलत समझ सकता है। डीप चीन्ह थान का अब ngो डुओंग का पीछा करने का कोई इरादा नहीं था। उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से उसके बालों को सहलाया। उसका हाथ धीरे धीरे उसके बालों के साथ नीचे की ओर आया और उसकी गोरी गर्दन को रगड़ने लगा। उसकी हथेली कितनी गर्म थी, उसकी त्वचा पर धीरे धीरे घूम रही थी। उसके हाथ से गर्मी की एक गर्म धारा उसके पूरे शरीर में फैल गई। वो बैंग के शरीर की हर धमनी में प्रवेश कर गई। उसकी वजह से उसकी त्वचा का हर इंच गर्म और अधिक असहज हो गया। लड़की हो? उसने अपना हाथ हटा लिया और कड़वाहट से मुस्कुराया। क्या तुम मेरा कंधा उधार लेना चाहती हो? क्या तुमने नहीं कहा कि तुम स्नान करना चाहते हो? मैं तुम्हारे कपड़े उतारने में मदद करूंगा, बाक बैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। अध्याय 12 लंबी गीली रात। उस दिन के बाद से ngो डुओंग ने बो बैंग को नहीं बुलाया। उसने फिर कभी एक दूसरे को नहीं देखा। बो बैंग ने सोचा कि शायद ngो डुओंग के साथ उसकी भावनात्मक समस्याएं अतीत की बात हो गई है। लेकिन बेक बैंग ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन, जब वह और टैन तुएट कैफेटेरिया में खाना खा रहे थे, दो अन्य लड़कियां पीछे से उसके बारे में बात कर रही थी। यह लड़की सचमुच बेशर्म है। सही है, खाना बनाना, पुरुषों के लिए कपड़े धोना, यहाँ तक कि नहाना और उस आदमी के साथ बिस्तर पर जाना। वह क्यों नहीं सोचती कि कैसे सोचना है? दीप चिन्ह थान एक फूल लड़का है। वह उसके साथ ईमानदार कैसे हो सकती है? बस खेल रही है। बिल्कुल, कौन ऐसा मल्टी फंक्शनल वेटर नहीं चाहेगा जो मुफ्त भी हो? बेक बैंग उठ खड़ा हुआ, अपने दो दोस्तों के पास जाने वाला था। छात्र ने उनसे पूछा, क्या उन्होंने उसे बिस्तर पर अपनी आंखों से देखा था? दीप चिन्ह थान या नहीं? तान तुएट ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे सलाह दी, इसे कोई बड़ी बात मत बनाओ, बस उन्हें बात करने दो। जापानियों को हम पर हंसाओ मत। परेशान होकर बैठ गया। उसने अपना सिर झुकाया और खाना जारी रखा। टीयू बैंग, आपके और डीप चिन्ह थान के बारे में अफवाहें नई नहीं हैं। इस बार यह सुनना उतना कठिन नहीं है। पिछली बार मैंने तुम्हें सलाह दी थी, लेकिन तुमने नहीं सुना। उसके और मेरे पास वास्तव में कुछ भी नहीं है। बेक बैंग ने जानबूझकर ऊंची आवाज में बात की ताकि वहां मौजूद सभी लोग सुन सकें। हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने उसके लिए खाना बनाया, उसके कपड़े धोए, वह घायल हो गया था। हर दिन मैंने उसकी मदद की। तो क्या? हम सभी चीनी हैं, एक ही बोर्डिंग हाउस में रहते हैं, एक दूसरे की मदद करने में क्या बुराई है? एक दिन मैंने एक आवारा कुत्ते की मदद की। यह एक जानवर के प्रति मानव प्रेम है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि वह एक इंसान है। यदि आप उसके साथ इस तरह से बातचीत करते हैं, तो निश्चित रूप से लोग बात करेंगे। मेरी राय में आपको उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। उसके जैसे पुरुष महिलाओं के लिए जहर हैं। अगर आपको पसंद है, तो बस कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर से भले ही आप ऐसा कहते हो कोई बात नहीं, लेकिन हकीकत में ऐसी कोई महिला नहीं है जिसे अपने सम्मान की परवाह न हो। पूरी दोपहर बेक बैंग ने बैक्टीरिया का निरीक्षण करने के लिए खुद को अनुसंधान कक्ष में बंद कर लिया। उसे अपने आसपास के लोगों की नजरों से बहुत डर लगता था जब वे उसकी ओर देखते थे। भले ही यह केवल एक साधारण नजर थी, उसे लगा कि वे उस पर हंस रहे थे। बैक्टीरिया का निरीक्षण करने का उसका काम समाप्त होने के बाद वह उदास होकर अपने सुस्त शरीर को वापस अपने कमरे में ले गई। वह इतनी थकी हुई और भूखी थी कि उसके पास रोने की भी ताकत नहीं थी। बैक बैंग अपना सिर झुकाए हुए देख रही थी चाबी के लिए। दीप चिन्ह थान अचानक उसके पीछे आ गया। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। आखिरकार तुम वापस आ गए। चलो, मेरे पीछे आओ।
उसने कुछ नहीं कहा लेकिन उसका हाथ खींच लिया और सीधे छत की ओर भाग गया। छत पर खड़े होकर रात का खूबसूरत शहर उसकी आंखों के तल में कैद हो गया। नीली और सफेद रोशनी आकाश में चमकते सितारों की तरह है। इस समय स्वर्ग और पृथ्वी एक साथ चमकते हैं। छत बहुत साफ है। आंगन के बीच में एक ओवन है। ओवन में छोटी छोटी लपटें एक दूसरे से दौड़ रही हैं। ऊपर जाना। बिग बैंग कल्पना नहीं कर सकता था कि एक घायल हाथ वाला व्यक्ति सब कुछ तैयार कर सकता है और फिर उसे इस तरह छत पर ला सकता है। आपने अभी तक खाना नहीं खाया है ना? उसने ग्रिल्ड बीफ की एक स्ट्रिंग पकड़ी और उसे दी। उसके चेहरे पर संतुष्टि दिखाई दी। इस युवा मास्टर के कौशल को आजमाएं। बिग बैंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने उसे दी गई बीफ की स्ट्रिंग का एक टुकड़ा खा लिया। उसकी नाक अचानक मसालेदार हो गई। क्या क्या यह स्वादिष्ट है? वह उत्सुकता से उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। यह पहली बार है जब मैं किसी महिला के लिए रसोई में गया हूँ। भले ही यह स्वादिष्ट न हो, मैं इसकी आलोचना नहीं कर सकता। बिग बैंग ने गोमांस का स्वादिष्ट टुकड़ा निगल लिया और अंत में वह फिर से मेरे आंसू नहीं रोक सकी। डीप चीन्ह थान ने तुरंत उसे गले लगा लिया। मुझे पता है कि मैंने जो किया वह बहुत कठिन था। बस कहो, इस तरह रोने की कोई जरूरत नहीं है। बिग बैंग ने उसे जोर से गले लगाते हुए अपना सिर रख दिया। चाहे लोग उसका कितना भी तिरस्कार करें, वह स्वेच्छा से सब कुछ स्वीकार कर लेती है। लड़की, क्या वह बूढ़ा एसोसिएट प्रोफेसर तुम्हें फिर से डांट रहा है? रो मत। देर सवेर एक दिन मैं तुमसे बदला लूंगा। नहीं, उसने अपना सिर हिलाया। मुझे घर की याद आती है। मैं घर जाना चाहती हूँ। ठीक है, तुम और मैं एक साथ देश वापस जाएंगे, एक अस्पताल खोलेंगे, मैं निदेशक बनूंगा। क्या यह सच है? बिग बैंग, जो उसके सीने पर अपना चेहरा रख रही थी, ने अपना सिर उठाया और उसके चेहरे की ओर देखा। भविष्य के लिए एक सपना देखा। मैं तुम्हारा पीछा करूंगी। ठीक है। उन्होंने सपने को चित्रित करने के लिए एक गंभीर अभिव्यक्ति का उपयोग करना जारी रखा। मैं तुम्हें निर्देशक की पत्नी बनने दूंगा। यह बहुत ज्यादा है। उसके साथ फिर से मजाक करते हुए बिग बैंग ने उसे दूर धकेल दिया। एक भी सही वाक्य नहीं है। अगर मैं किसी अन्य महिला से शादी करता हूँ, तो पछतावा मत करो। बिग बैंग ने अपने आंसू पोंछे और अपना सिर झुकाकर गोमांस खाना जारी रखा। बताओ, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें किसने धमकाया? उसने उसका कंधा खींचा और उसे अपनी ओर घुमाया। चमकदार चांदनी उसकी आंखों के नीचे चमक उठी। उसकी ईमानदार आंखें धीरे से उसकी ईमानदार भावनाओं को व्यक्त कर रही थी। बड़े भाई, क्या आपको लगता है कि पुरुषों और महिलाओं के बीच शुद्ध प्रेम है? वह चिंतन की स्थिति में आ गया। काफी देर के बाद उसने उसे उत्तर दिया, बेशक हाँ। क्या इस समय हमारे मन में शुद्ध भावनाएं नहीं हैं? बिग बैंग ने धीरे से अपनी आंखें मली। उसकी ओर देखा। उसकी आंखें हंसी से थोड़ी मुड़ गईं। यहाँ आओ, मैं तुम्हें ग्रिल्ड चिकन विंग्स दूंगा। मैं भूखा मरने वाला हूँ। हमारे दिल में कितना भी दर्द क्यों न हो, वह और मैं अभी भी हंस रहे थे। ग्रिल्ड चिकन विंग्स एक साथ खाए। मांस बाटे चिकन विंग्स का एक साथ डॉट नहीं। शांत समय। किसी ने परवाह नहीं की। दोनों रात में शहर को देख रहे थे, ग्रिल्ड मीट खा रहे थे, साथ में बातें कर रहे थे। उस समय उसने वास्तव में सोचा था कि ऐसा कोई दर्द नहीं है जिसे मैं सहन नहीं कर सकती। बस उसका मेरे पास होना ही काफी है। वह और मैं खुशी खुशी खाना खा रहे थे, तभी अचानक उसका फोन बजा। उसने अपना फोन निकाला और नंबर पर नजर डाली और वह अचानक ठंडा हो गया। उसने फोन उठाया और चला गया। फिर उसने फोन का जवाब दिया और ठंडे स्वर में पूछा, क्या हो रहा है? उस उदासीन स्वर को सुनकर ऐसा लगा कि यह उसकी प्रेमिका थी। बहुत सी चीजों में व्यस्त हूँ।
चीन्ह थान दीवार के सहारे अपनी पीठ टिकाकर खड़ा हो गया और लापरवाही से अपने सामने सीमेंट बोर्ड को लात मार रहा था। जब कोई व्यक्ति किसी चीज पर केंद्रित होता है तो कभी कभी वह अपने कार्यों पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। ठीक है, अगले महीने मैं वापस लौटने के लिए समय की व्यवस्था करने की कोशिश करूंगा, उसने कहा। वह एक पल के लिए रुका, अचानक सीधा खड़ा हो गया। क्या? बिग बैंग को नहीं पता था कि फोन पर मौजूद व्यक्ति ने उससे क्या कहा। मैं केवल इतना जानता हूं कि उसका चेहरा अचानक काला पड़ गया था। जितना अधिक वह सुनता था वह उतना ही उदास हो जाता था। बिल्कुल नहीं। मैं सहमत नहीं हूँ। डर गया कि उसे चक्कर आ गया है। पता चला कि फोन पर बात करने वाला व्यक्ति उसका पिता था। फोन से फिर आवाज आई। दीप चीन्ह थान अचानक मुड़ा। उसने आक्रामक तरीके से फोन को दीवार पर फेंक दिया। क्योंकि उसने बहुत अधिक बल का प्रयोग किया और घाव पर प्रभाव डाला, उसकी कनपटी पर ठंडा पसीना आ गया। उसने उसे इतना क्रोधित कभी नहीं देखा था। और वह व्यक्ति भी उसका पिता था और जल्दी से उसके पास आया। क्या वह तुम्हारे पिता हैं? क्या कुछ हुआ? कुछ नहीं। वह इतना क्रोधित था कि उसने जोर जोर से सांसें ली। उसकी छाती जोर जोर से ऊपर ऊपर हो रही थी। उसने निराशा में अपने बाल रगड़े। वह निश्चित रूप से बहुत गुस्से में था, इसीलिए उसने फिलहाल अपने रूप पर ध्यान नहीं दिया। अगर आपके पास कुछ भी है तो आप इसे धीरे धीरे कह सकते हैं, भले ही आप गुस्से में हों। नहीं, आप कौन सी समस्या सुलझा सकते हैं? वह सब कुछ खुद तय करता है। वह यह नहीं पूछता कि आप सहमत हैं या नहीं। अब यहाँ तक कि उसने अपनी सांसों को शांत करने की कोशिश करते हुए एक गहरी सांस ली, लेकिन जारी नहीं रखा। वह भी आपके लिए सर्वश्रेष्ठ चाहता है। मेरे पिताजी मुझे चोट नहीं पहुंचाएंगे। मैं मेडिकल की पढ़ाई करना चाहता था। उन्होंने कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को मेडिकल की पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर बनना बहुत कठिन है। रात की पाली में काम करना पड़ता है। इसके अलावा चाहे कितनी भी देर हो जाए, अगर कोई फोन करता है। वह उसके करीब बैठ गया, चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। जारी रखना। बो बिंग ने उसे बताया कि उस समय उसने उससे कहा था कि वह अभी भी चिकित्सा का अध्ययन करने पर जोर देती है। वह अपने मरीजों को ठीक करना चाहती है ताकि उन्हें अब दर्द का सामना न करना पड़े, नहीं वे मौत से डरें। वह उम्मीद है कि जब मरीज अस्पताल छोड़ेंगे तो उन्हें विदा कर सकेंगी और उन्हें बताएंगी कि वह कभी नहीं चाहती कि वे दोबारा अस्पताल लौटें। दीप चीन्ह थान ने दूर से रोशनी की ओर देखा। आप और मैं, आप एक जैसे हैं भाई। जब आप छोटे थे तो आपने डॉक्टर बनने का सपना देखा था, एक अस्पताल खोलना चाहता था, हर किसी का इलाज करने की पूरी कोशिश करना चाहता था। लेकिन मेरे पिता ने आपत्ति जताई। मैंने उनसे 2 महीने तक बहस की। अंत में मैंने अभी भी चिकित्सा का अध्ययन किया। मैं जीत गया। वह कड़वाहट से मुस्कुराया। अगर मैं जीत गया तो क्या हुआ? मुझे अभी भी उसके नियंत्रण में रहना होगा। दरअसल मैं जापान नहीं जाना चाहता। उसने मुझे यहाँ आने के लिए मजबूर किया। रुका। उसने अपना सिर हिलाया। कुछ नहीं। वह बूढ़ा है इसलिए भ्रमित है। उसे मत छुओ। जब उसने आखिरी वाक्य कहा तो उसके चेहरे पर असहायता दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास कोई अन्य दिशा नहीं थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार वह मेरे पिता हैं, चाहे वे कितने भी विवादास्पद हों, चाहे कितने भी विपरीत हों, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनका खून एक ही है। टीयू बैंग, कल रात मैं चीन्ह थान और नुगो डुओंग के बीच लड़ाई से लगभग चूक गया। क्या आप जानते हैं? जब बेक बैंग ने सुश्री फोंग को फोन पर पूछते हुए सुना, वह अभी उठी थी। उसका दिमाग अभी भी धुंधला था। उसके दिमाग में पहला विचार यह था कि सुश्री फोंग बात कर रही थी।
मजाक कर रही थी। मत करो मजाक, मैं सच कह रहा हूँ। वहाँ कल रात मिस्टर फोंग और डीप चीन्ह थान खुशी से बातें कर रहे थे। मिस्टर फोंग ने आपके और डीप चीन्ह थान के बारे में अफवाहों का जिक्र किया। यह सुनते ही वह क्रोधित हो गया। श्री फोंग ने कहा कि उन्होंने दीप चीन्ह थान को कभी इतना क्रोधित नहीं देखा था। फिर वह ngo डुओंग को मारने के लिए दौड़े। ngo डुओंग ने डीप चीन्ह थान को समझाया कि उसका इरादा उसे चोट पहुंचाने का नहीं था। वह उस दिन बहुत नशे में था, इसलिए उसने गलती से कुछ कह दिया। श्री फोंग ने डीप चीन्ह थान को सलाह देने की भी कोशिश की और कहा कि यह अफवाह सिर्फ 1 या 2 दिन में नहीं, बल्कि हमारे पीठ पीछे फैलाई गई है। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा था? वह डीप चीन्ह थान, अगर यह बाक बैंग नहीं होता तो मैं शादी नहीं करता। यह ऐसा था मानो गर्म पानी की एक धारा बाक में बह रही हो। बैंग का शरीर, वह बिस्तर पर आगे पीछे लुढ़कती रही और फिर अचानक खड़ी हो गई। उसके शरीर से खून बह रहा था। उसने वास्तव में ऐसा कहा था। उन्होंने कहा कि यह मेरे घर पर था। श्री फोंग ने इसे अपने कानों से सुना। उस समय यहाँ बहुत सारे लोग थे और उन सभी ने इसे सुना। अब ओसाका विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय छात्र मंच पर हर कोई इस विषय पर चर्चा कर रहा है। उसकी कहानी इंटरनेट पर चर्चा की जा रही है। यह वास्तव में वह है। अब और नहीं, कमरे से बाहर निकलने के लिए बेक बैंग बिस्तर पर लेट गई। काश वह अपना सिर तकिए पर मारती और मर जाती। उसने फोन रख दिया। उसे अपने सभी विचारों को व्यवस्थित करने में बहुत समय लगा। उसने उसे थपथपाया सिर, अंततः स्पष्ट रूप से सोच रहा है हर समय। डीप चीन्ह थान को निश्चित रूप से डर था कि लोग उसे गलत समझेंगे। उसे डर था कि वह उन शातिर अफवाहों का सामना नहीं कर पाएगी। इसलिए उसने सभी को सोचने पर मजबूर करने के लिए ऐसा कहा। ऐसा नहीं है कि वह उससे जुड़ी हुई है, वह उसका पीछा कर रहा है। वह इतना अच्छा आदमी है। वह वास्तव में अपने शरीर से उसे 10,000 गुना चुकाना चाहती है। दुर्भाग्य से जिस व्यक्ति को वह चुकाना चाहती है उसके मन में उसके लिए भावनाएं नहीं हैं। अध्याय 13, आड़ू के फूलों को पकड़ना। जितना अधिक आप इस तरह की अफवाहों को छिपाते हैं, उतने ही अधिक उत्सुक लोग बनते हैं, जो अफवाह को और भी दिलचस्प बनाता है। यदि हर किसी की अफवाहों में आपका रिश्ता बो बैंग और डीप चीन्ह थान अभी भी अस्पष्ट था, उसके साथ मिलकर यह घोषणा करते हुए कि वह उसे पसंद करता है और उसका पीछा कर रहा है, वह मामला आधिकारिक तौर पर एक वास्तविकता बन गया और हर किसी को इस विषय पर चर्चा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उदाहरण के लिए, एक दिन बहुत समय पहले उसे बस 1 दिन की छुट्टी थी। उसे सेल कल्चर प्रयोगशाला में जाने की जरूरत नहीं थी। वह बालकनी के सामने खड़ी थी। बगल के कमरे से बज रहे गाने लव के मधुर संगीत में डूबी हुई थी। थान का शरीर लगभग पूरी तरह से ठीक हो गया है। उसकी पट्टी हटा दी गई है। उसका दाहिना हाथ स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। पिछले आधे महीने में डीप चीन्ह थान ने केवल बहुत सारी सब्जियों वाले व्यंजन खाए हैं। वह बालकनी की ओर चला गया। उसकी आवाज में आशा भरी आवाज थी। उससे पूछना, घाव का जश्न मनाने के लिए मेरा बच्चा लगभग पूरी तरह से ठीक हो गया है। आपको मुझे मसालेदार गर्म बर्तन खाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। बेक बैंग ने उत्तर दिया, ठीक है, ठीक समय पर आज मेरी छुट्टी है। चलो खाना खरीदने चलते हैं। ठीक है, रुको, मैं और खरीदूंगा। वैसे मैं ली खाई को भी आने और इसका उपयोग करने के लिए आमंत्रित करूंगा। उसे क्यों आमंत्रित करें? उन्होंने मुझे सुविधा स्टोर में अंशकालिक नौकरी से परिचित कराया। मैंने उन्हें हॉट पॉट खाने के लिए आमंत्रित करके एहसान का बदला चुकाया। डीप चीन्ह थान की अभिव्यक्ति उदास हो गई। यह देखकर बेक बैंग ने तुरंत अपने शब्द बदल दिए। यदि आपको यह पसंद नहीं है तो ठीक है, मैं फोन नहीं करूंगा। यह देखकर कि उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी नरम हो गई,
उसने निम्नलिखित जोड़ा, एक और उस दिन मैं उसे अकेले खाने के लिए आमंत्रित करूंगा। दीप चिन्ह थान ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, आइए सभी को मेरे कमरे में खाने के लिए आने के लिए आमंत्रित करें। जितनी अधिक भीड़ होगी उतना अच्छा होगा। यह ठीक है, बो बैंग ने उत्साह से कहा। चलो एक हत्या का खेल खेलते हैं। ठीक है, मुझे उनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए फोन करने दीजिए। हत्या का खेल उनके बोर्डिंग हाउस में सबसे लोकप्रिय खेल था। हर कोई एक जगह इकट्ठा होता है, एक साथ खेलों में भाग लेता है, एक साथ बातचीत करता है और दोस्तों के साथ जुड़ता है। जब वह पहली बार बाग बैंगिन में गई तो उसने एक बार इस खेल में भाग लिया और पूरी शाम सभी ने उसे हंसाया। 1 दर्जन लोग एक जगह बैठे थे, बहुत खुश थे और भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। 2 घंटे से अधिक समय तक पीते रहे। अंत में सबका पेट भर गया। खेल शुरू हुआ। पुराने नियमों के अनुसार हारने वाले को शराब का पूरा गिलास पीना था। कुछ ही समय बाद हर कोई नशे में था, केवल दीप चिन्ह थान शांत था, क्योंकि उसके पास अपने श्रेष्ठ निर्णय के साथ बेहद तार्किक सोच थी। एक हत्यारा या एक पुलिस अधिकारी है, वह कभी नहीं हारेगा। एक खेल में बो बैंग और टैन तुयेट को दुर्भाग्य से हत्यारा बनने के लिए मजबूर किया गया था और टैन तुयेट को पुलिस ने खोज लिया था। बाग बैंग ने तनावग्रस्त होकर अपने हाथ में काला आड़ू पकड़ लिया था। बोलने की बारी दीप चिन्ह थान की थी। उसने कमरे में सभी चेहरों पर शोध करने और उनका पता लगाने के लिए अपनी आंखों का उपयोग किया। अंत में उसकी और उसकी आंखें बीच में मिली। बैंग जानबूझकर उसे देखकर मंद मंद मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में थोड़ा डर, थोड़ा स्नेह था। उसने उसकी ओर देखा, मुस्कुराया। उसकी आंखों में थोड़ा स्नेह और विश्वास दिख रहा था। जज गुस्से में था। तुम दोनों क्यों हो? मुझको निहार रहे हो? प्रिय, जल्दी बात करो। वह चौंका, फिर जल्दी से संभला, सबकी ओर देखा और अपनी राय व्यक्त की। निश्चित रूप से बेक बैंग नहीं। बेक बैंग गर्व से मुस्कुराया। चिऊ, ब्यूटी ट्रिक बहुत प्रभावी है। दूसरा दौर शुरू होता है। न्यायाधीश ने कहा, कृपया अपनी आंखें घुमाएं। बाग बैंग ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। जज ने फिर कहा, किसी हत्यारे को किसी को मारने के लिए आमंत्रित करो। बेक बैंग ने अपना हाथ उठाया और दीप चिन्ह थान की ओर इशारा करते हुए कहा, खेल खत्म हो गया है, पुलिस मर गई है। दीप चिन्ह थान ने अपनी आंखें चौड़ी कीं। उसने उसके हाथ की ओर देखा। उसकी तेज, बुद्धिमान आंखों ने लोगों के दिलों को मोहित कर लिया। मेरी हार हुई, उसने आह भरते हुए कहा। एक अन्य पुलिसकर्मी ने उसकी ओर तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। यदि तुम मर गए हो तो तुम अभी भी एक हत्यारे के पीछे छुपे हो। यदि आप फूलों से प्यार करते हैं और मोतियों पर पछतावा करते हैं तो लोग आपके प्यार का सम्मान नहीं करेंगे और दया नहीं दिखाएंगे। यदि आप मर भी जाएं तो यह अन्यायपूर्ण नहीं होगा। पीना। मिस्टर वू ने दीप चिन्ह थान को धमकाने का अवसर लिया। दीप चिन्ह थान व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराए। उन्होंने शराब का पूरा गिलास उठाया, फिर एक घूंट में सारी शराब पी ली। मिस्टर फोंग ने दीप चिन्ह थान की ओर देखा, फिर उसे आंख मारी। प्यारी आवाज में एक वाक्य कहते हुए, तुम किस बात से परेशान हो, जवान आदमी? यदि तुम चपरासी के नीचे मरते हो तो भूत बनकर भी तुम समृद्ध रहोगे। हर कोई हंसा। बेक बैंग उनके हंसने से शर्मिंदा हुआ। सब लोग, इतना जटिल मत सोचो, मेरे और बड़े भाई के बीच शुद्ध भाईचारे का रिश्ता है। ये शब्द उसके और दीप चिन्ह थान के लिए बिल्कुल भी राहत के शब्द नहीं थे, बल्कि इसके बजाय सभी ने उन्हें और भी अधिक चिढ़ाया। स्पष्ट। मिस्टर फोंग बहुत अतिशयोक्ति से मुस्कुराए। अपने सुंदर वरिष्ठ भाई दीप से पूछो, उससे पूछो कि क्या वह समझता है कि शुद्ध
शब्द का क्या अर्थ है? दीप चिन्हथान अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। उसने उसकी ओर देखा। उसके मुंह का कोना थोड़ा सा मुड़ गया। फिर एक चिढ़ाने वाला वाक्य जोड़ा, मुझे नहीं पता। बाक बैंग ने पानी पीने के लिए अपना सिर नीचे किया। उसका चेहरा गर्म बर्तन में उबलते पानी से भी ज्यादा गर्म था। दरअसल दीप चिन्हथान ने जल्दी या धीरे से नहीं, बल्कि एक पैर को दूसरे के ऊपर चढ़ाया और कहा, आपका मकसद अभी भी है बेहद अशुद्ध। किसी ने बाक बैंग के गिलास में पेय छलका दिया। कुछ लोगों की आंखें खुल गईं विस्तृत, एक मजेदार शो देखने की प्रतीक्षा में। किसी ने पूछा, अंत में कितनी अशुद्धता है, थोड़ा सबको बताओ। एक अन्य व्यक्ति ने पूछा, तो क्या यह एक स्वीकारोक्ति है? आपके इस रवैये को कन्फेशन कहा जाता है। आप स्पष्ट रूप से। जज गुस्से में थे। चले जाओ। तुम दोनों अधूरी डार्क लव स्टोरी को जारी रखने के लिए बगल वाले कमरे में चले जाओ। यहाँ रुककर हमारे हत्या के खेल में बाधा मत बनो। दीप चिन्हथान अचानक उठ खड़ा हुआ, अपने कपड़े ठीक किए। मुझे अभी भी एक रिपोर्ट पूरी करनी है। सब लोग आराम से करें। बेक बैंग अंततः राहत की सांस ले सकता है। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि जाने से पहले वह जानबूझकर उसके पास आया, उसके कंधों पर हाथ रखा, उसके चेहरे के करीब झुक गया और बहुत ही नाजुक ढंग से अपना अशुद्ध रूप प्रदर्शित किया। अरे डॉन, बाद में आकर बिस्तर ठीक करने में मेरी मदद करना मत भूलना। सभी ने आश्चर्य से बेक बैंग को संदेह भरी नजरों से देखा। वह कहना चाहती थी, क्या तुम्हारा हाथ पूरी तरह ठीक नहीं हुआ? लेकिन इस डर से कि जितना अधिक वह यह कहेगी, उतना ही अधिक लोग उस पर संदेह करेंगे, उसने उन शब्दों को अपने दिल में रखने की कोशिश की, उसकी जांघ पर चुटकी काटने की कोशिश की। वह संतुष्ट दिख रहा था। फिर उसने पानी का गिलास उठाया, बचा हुआ आधा पानी पी लिया कि वह घूमा और अपने कमरे में वापस चला गया। कमरे में मौजूद लोगों में से किसी को भी नहीं पता था कि दीप चिन्हथान को सफाई पसंद है। उन्होंने उसे अपना पूरा गिलास पानी पीते हुए देखा। उनकी आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे वह होंग दिन क्रेन एक की पूरी बोतल पी रहा हो। कुछ आश्चर्यचकित थे, कुछ उत्साहित थे। एक होंग दिन क्रेन, हाँ, एक बेहद जहरीला चीनी शराब। यदि तुम इसे पियोगे तो तुम अचानक मर जाओगे और बचाया नहीं जा सकेगा। इस अनुच्छेद का अर्थ यह है कि दीप चिन्हथान, जो हमेशा स्वच्छता पसंद करते थे, ने अप्रत्याशित रूप से बाक बैंग के समान गिलास पी लिया, जिससे सभी लोग बेहद आश्चर्यचकित हो गए। अदालत के मालिक ने लगभग चॉपस्टिक को मेज पर गिरा दिया और श्री फोंग ने अपना मुंह इतना चौड़ा खोल दिया कि आप वहां एक पूरा अंडा डाल सकते हैं। केवल किंतुएट। इस समय वह अपने होठों को जोर से काट रही थी। किंतुएट की खूबसूरत आंखें बैक बैंग से जो कुछ हुआ था उस पर अविश्वास से भर गईं। उस शाम जीवित रहीं वहाँ। सभी को विदा करते हुए बेक बैंग जल्दी से दीप चिन्हथान के कमरे में भाग गई। उसकी मेज के सामने गंभीरता से खड़ी हो गई। उसने मेज पर अपना हाथ मारा। दीप चिन्हथान, आपका क्या मतलब है? रिपोर्ट लिखने के बाद उसने धीरे धीरे अपना उदासीन रवैया बरकरार रखा, फिर लैपटॉप बंद किया, अपना सिर उठाया। उसकी शर्ट का कॉलर आधा खुला था, जिससे उसकी गर्दन और कॉलर बोन का सही मोड़ दिख रहा था। क्या आप बिस्तर बनाने में मेरी मदद करने के लिए यहाँ हैं? बेक बैंग की आंखों में भारी उदासी झलक रही थी। वह मूर्खतापूर्वक वहीं खड़ी रही, उन शब्दों को भूल गई जो उसने उसे डांटने के लिए तैयार किए थे। वह उठ खड़ा हुआ और जब उसने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया तो बेक बैंग ने तुरंत एक कदम पीछे खींच लिया, जब तक कि उसकी पीठ दीवार से नहीं छू गई। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसका बायां हाथ दीवार से सटा हुआ था। उसके दाहिने हाथ ने उसके बालों की कुछ लटें पकड़ रखी थी और उन्हें अपनी उंगलियों के चारों ओर लपेट लिया था।
आज मुझसे पूछने का आपका क्या मतलब है? बिग बैंग ने सिर हिलाया। यह सच है कि वह यह पूछना चाहती थी। मुझे पता है कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो, इसीलिए तुमने कई लोगों के सामने ऐसा कहा। भविष्य में वे मुझे कैसे देखेंगे? उसकी आवाज ऐसी क्यों है? यह स्पष्ट था कि उसने जोर से चिल्लाने की योजना बनाई थी। उसने एक फूल वाले लड़के की आवाज का इस्तेमाल किया और कहा, मैं सभी को बताना चाहता हूँ, तुम मेरी हो। मजाक मत करो। मैं जानता हूँ कि आप मुझे स्पष्ट रूप से समझाना चाहते हैं, लेकिन आपको इसकी जरूरत नहीं है। यह सच नहीं है। मुझे खाना पकाने, कपड़े धोने और अपना बिस्तर बनाने के लिए किसी की जरूरत है। एक ऐसी महिला होनी चाहिए जिसे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। हुआ? बो बैंक के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। अगर मैं तुम्हें सोने में मदद कर सकूं तो और भी अच्छा होगा। दिपचीन्ह थान को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति अपनी बेशर्मी को इतनी स्पष्टता से बोलने की हिम्मत नहीं करता। बिग बैंग का पूरा शरीर बुखार की तरह गर्म महसूस हो रहा था, कम से कम 50 डिग्री। आप अभी भी यहाँ इतनी देर से आए हैं। ऐसा नहीं है जैसा आप चाहते थे। दीप चिन्ह थान ने उसके होठों को देखा। उसका चेहरा धीरे धीरे करीब आ रहा था और बिग बैंग ने उसे दूर धकेल दिया। देर हो गई है, मैं वापस आ रहा हूँ। अपने कमरे से बाहर भागते हुए बिग बैंग ने अपना चेहरा आसमान की ओर उठाया और आह भरी। उसके कमरे के बगल में इतना असली भेड़िया क्यों है? अरे बाप रे! मुझे बचाओ! एक शाम सोचने में बिताने के बाद जब तक उसके सिर में चोट नहीं लगी, बो बैंग अभी भी समझ नहीं पाया कि डीप चिन्ह थान क्यों चाहता था कि चीजें गलत हो जाएं। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बहुत पशुवत था, या ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बहुत भूखा था खाने के लिए, या शायद उसके दिल में वह गुप्त रूप से उसके साथ कुछ खिलवाड़ करना चाहता था। एक पल के लिए और अधिक सोचने पर बिग बैंग का मन और अधिक भ्रमित हो गया। वह उसके द्वारा नियंत्रित थी, कुछ भी गलत नहीं था। यदि वह उसके साथ खिलवाड़ करने का इरादा रखता था, तो उसके पास उसे रोकने की ताकत नहीं थी। यदि वह उसे खाने के लिए कृत संकल्प था, तो उसके पास भी उसे रोकने की ताकत नहीं थी। यह बहुत सरल है। जब तक वह मजाक करते करते थक जाएगा, वह रुक जाएगा। अगले दिन कोई कक्षा नहीं थी। वो बैंक फिर भी ठीक 12 बजे प्रयोगशाला में गई। उसने और सहायक प्रोफेसर ने कुछ शोध योजनाओं पर चर्चा की। अगला बचाव। मूल रूप से मेरा इरादा बैक्टीरिया संवर्धन कक्ष में जाकर यह देखने का था कि उसकी कोशिकाओं का पोषण कैसे होता है। जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ी, उसने उस परिचित पीठ को देखा। उसके शरीर पर लिपटे शुद्ध सफेद कपड़े बादलों की तरह हल्के और सुरुचिपूर्ण थे। वह थोड़ा झुक गया। उसका चेहरा जेड और शुद्ध सफेद कपड़ों की तरह कोमल और विनम्र था। उसकी आंखें उसके सामने आ गईं, जिससे बिग बैंग का दिल घबरा गया। हर बार जब डीप चिन्ह थान एक सफेद ब्लाउज पहनता है और कुछ किताबें ले जाता है, तो वह अचानक एक अलग व्यक्ति में बदल जाता है। उसकी आंखें अब उत्तेजक नहीं दिखती हैं, बल्कि उनमें गंभीरता है। यह, जो आपके जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, सावधान और सम्मानजनक। ऐसे समय में उसका सामना करते समय उसे कभी-कभी ऐसा महसूस होता था, यह वही असली है। दरवाजे की ओर चलते हुए बिग बैंग ने चुपचाप उसे कांच के दरवाजे से देखा। उसकी नाक की नोक अनजाने में, लेकिन ठंडी कांच की सतह को छू रही थी। वह एक नए छात्र को दिखा रहे थे कि एक सफेद चूहे के प्रजनन को सीमित करने के लिए उसके अंडाशय को शल्य चिकित्सा द्वारा कैसे हटाया जाए। उसके हाथ में एक सर्जिकल चाकू था। उसके हाथ में मौजूद स्केलपेल से चांदी की रोशनी चमक रही थी।
यह पहली बार था जब उसे पता चला कि ऑपरेशन कक्ष ताज़े खून की गंध से भरा हुआ था और इतना सुंदर था कि एक बार छांटना पूरा हो गया। उसने इसे एक और चांदी की सुई से बदल दिया और जल्दी से चूहे के घाव को सिल दिया। सब कुछ पूरा करने के बाद उसने सफेद धुंध का एक टुकड़ा मोड़ा और धीरे से चूहे के बगल में रख दिया। उसकी आंखों में उदासी और अपराध बोध दिख रहा था। उसकी आंखों में उस नजर ने बैग बैंग को काफी देर तक स्तब्ध कर दिया, यहाँ तक कि जब दीप चिन्हथान बाहर चला गया तो उसे पता ही नहीं चला। लड़की, तुम यहाँ क्यों हो? वह थोड़ा हैरान हुआ। उसने अपने दस्ताने उतार दिए और चेहरे पर लगा मास्क भी उतार दिया। यह वास्तव में आपकी दृढ़ता की परीक्षा लेता है। देखो तुम कितने क्रूर हो। बेक बैंग ने अपना सिर हिलाया, अपने दिल में कंपन छिपाते हुए कहा, हेज। वह न केवल महिलाओं को नष्ट करना पसंद करता है, वह इस चूहे जैसी मादा जानवरों को भी नहीं बख्शता। आप जैसे पुरुषों को कोई भी दवा आपको नहीं बचा सकती। कोई इलाज नहीं है। दीप चिन्हथान मुस्कुराए और अपने हाथ से उसके माथे को छुआ। लड़की, तुम मेरे व्यक्तित्व का अपमान कर सकती हो, लेकिन तुम मेरी पेशेवर नैतिकता का अपमान बिल्कुल नहीं कर सकती। वह एक डॉक्टर हैं, बेहद अच्छे पेशेवर नैतिकता वाले डॉक्टर हैं। डॉक्टर डीप, मैं अब आपको मरीजों का इलाज करने और लोगों को बचाने के लिए परेशान नहीं करूंगा। कृपया जाकर मरीजों की देखभाल करें। बेक बैंग ने उसे जाने के लिए आमंत्रित किया। उसका मतलब था कि उसे काम पर जाना चाहिए और यह करना चाहिए। यहाँ रुकने और उससे बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दीप चिन्हथान ने घड़ी की ओर देखा। यह लगभग दोपहर के भोजन का समय है। आप और मैं हैं खाना खाने जा रहा हूँ। चलो दोपहर का भोजन करते हैं। ठीक है। बेक बैंग ने मासूम चेहरे से उसकी ओर देखा। मैं टैन ट्वीट के साथ डेट पर जा रहा हूँ। रहने भी दो। मैं अध्ययन कक्ष में वापस जाऊंगा और कॉफी पीऊंगा। कॉफी पीना पेट के लिए अच्छा नहीं है। बेक बैंग ने चुपचाप आह भरी, अपने स्वास्थ्य की परवाह न करने के लिए खुद से नफरत की, लेकिन वह फिर भी उसकी परवाह किए बिना नहीं रह सकी। ठीक है, मैं रेफ्रिजरेटर में रखने के लिए कुछ खाना लाया हूँ। इसे ले लो, इसका इस्तेमाल करें। उसकी आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। तुम्हारे बारे में क्या? मैं बचा हुआ चावल नहीं खाना चाहता, इसलिए मैं बेहतर खाना खाने के लिए कैफेटेरिया जाऊंगा। धन्यवाद। एक व्यक्ति अपने सामने नूडल्स का कटोरा लेकर कैफेटेरिया के एक कोने में बैठा था। बेक बैंग ने चुपचाप शोरबा का एक घूंट लिया। उसे चिकन टोफू डिश की बहुत याद आ रही थी जो वह 5 बजे उठी थी। घड़ी सुबह करने के लिए बाक बैंगा। इसका दोष कौन दे सकता है? क्या वह स्वयं इतनी मूर्ख नहीं है कि सुंदरता के आकर्षण को रोक नहीं सकती? जब बेक बैंग किसी को याद करती है तो उसे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। उसके दिल में आक्रोश तुरंत उसके चेहरे पर दिखाई देता है। काश वह उस गुस्से को अपने मुंह में डाल पाती और सोचती कि कोई निर्दोष व्यक्ति उसे निगलने की कोशिश करता है। उसके मुंह ने चुपचाप डांटा, डाई चिन्हथान निंदनीय है, डाइप चिन्हथान बेशर्म है, डाइप चिन्हथान आड़ू है। उसने इसे टुकड़ों में चबा लिया और फिर इसे अपने पेट में निगल लिया। अचानक उसके सामने एक गुलाबी भोजन का डिब्बा रखा गया। यह इतना परिचित क्यों लग रहा था? बेक बैंग ने अपनी आंखें उठाईं। उसके सामने एक परिचित चेहरा था। बस मेरे भोजन का एक डिब्बा खाओ। नहीं, मुझे अपने मुंह में डालो और ऐसे चबाओ, फिर निगल जाओ। उसे मुंह में रखा खाना बाहर थूकते देख दीप चिन्हथान ने धीरे से उसे एक गिलास पानी दिया। बेक बैंग ने तुरंत शराब पी। तुम यहाँ क्यों आए? टिन ट्वीट बस तुम्हें ढूंढने आया था। हुआ? बाक बैंग स्तब्ध रह गया। उसने आपकी क्या तलाश की? उसने उत्तर नहीं दिया। एक क्षण रुको, मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन खरीद कर लाता हूँ।
कुछ ही समय बाद वह उसके लिए उसका पसंदीदा तला हुआ चिकन, ग्रिल्ड मछली, पका हुआ बीफ और चावल लाया, एक गोल मेज पर व्यवस्थित किया हुआ। वह मुस्कुराया और उसके सिर पर हाथ फेरा। अच्छा बनो, धीरे धीरे खाओ, धीरे धीरे चबाओ, धीरे धीरे डांटो, दम घुटने से सावधान रहें। अरे बाप रे! क्या आप सो रहे हैं? अध्याय 14। भावुक पहला चुंबन। किसी भी अन्य दिन की तरह स्कूल के बाद दोपहर में वो बैंक अंशकालिक काम करने के लिए सीधे सुविधा स्टोर में गया। हालांकि कल की छुट्टी की भरपाई के लिए आज उसे लगातार 6 घंटे काम करना पड़ा। देर रात तक काम करते हुए घड़ी ठीक 11:30 की टिक टिक कर रही थी। वो बैंक का काम खत्म होने में केवल 5 मिनट बचे थे। लेकिन यह सोचते हुए कि उसे कितनी जल्दी अपने थके हुए पैरों को अकेले मोटल तक खींचना होगा, वह अगले 6 घंटों के लिए सुविधा स्टोर पर रुकना चाहेगी। शायद कैशियर से असाही बियर के 4 डिब्बे मंगवाए गए हों। डेस्क बेक बैंक ने तुरंत अपना हाथ नीचे किया, विनम्रतापूर्वक और मुस्कुराते हुए ग्राहक का अभिवादन किया। नमस्कार ग्राहकों। जब बेक बैंक ने अपने सामने सुंदर चेहरा देखा तो वह उज्ज्वल रूप से मुस्कुराई। वरिष्ठ भाई, जैसे ही मैं यहाँ से गुजर रहा था मुझे थोड़ी प्यास लगी। जब उसने भुगतान किया तो उसने आसानी से बियर की एक कैन खोली, काउंटर पर अपने कूल्हे झुकाए, बियर का एक घूंट लिया। ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में प्यासा था। आप काम से कब छूटते हैं? 12 बजे। संयोग हो, यह सुविधाजनक है। मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। धन्यवाद। बेक बैंक ने बिक्री कैबिनेट से एक ग्रिल्ड चिकन निकाला जिस पर उसने अभी 3 सेकंड पहले नजर डाली थी। उसने उसे सावधानी से लपेटा और उसे दिया। मैंने इसे बनाया है, इसे लो और इसका स्वाद लो। वह उसके प्रति विनम्र नहीं था। भोजन का पैकेज स्वीकार कर लिया, फिर बाहर चला गया। बेक बैंक अंदर गया, कपड़े बदले, अपने लंबे बाल खोले और एक नीली स्पोर्ट्स कार एनगोक पर बैठकर सुविधा स्टोर से बाहर चला गया। वह अपना हाथ हिला रही है। क्या आप फिर से कार बदल रहे हैं? उम्मा, दूसरे दिन आपने कहा था कि मेरी कार बदसूरत है, लेकिन करीब से देखने पर मुझे पता चला कि यह वाकई बदसूरत है। खुद को बर्बाद होने देने के बहाने ढूंढने में ही माहिर, उसने उसके शब्दों पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए भौहें चढ़ा ली। मोटल वापस जाते समय सड़क पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं था, लेकिन वह काफी धीमी गति से गाड़ी चला रहा था और चमड़े की कुर्सी पर लेट गया। लगातार 6 घंटे तक काम पर खड़े रहने के कारण उसके पैर सुन्न और थके हुए थे। इस वक्त उसमें ताकत भी नहीं बची थी। अपनी आंखें बंद करके उसने उसकी सांसों को महसूस किया, उसके शरीर पर हल्की, ताज़ा पुदीने की खुशबू महसूस की। बेक बैंक को इस जगह से बहुत संतुष्टि महसूस हुई, इसलिए उसने कुछ देर के लिए सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। क्या आप थके हैं? दीप चिन्ह थान ने उससे पूछा। अब उसकी हल्की सी सहमति भी आलसी थी। तुम्हें अपने आप को इस तरह कष्ट क्यों देना पड़ता है? अपनी देखभाल के लिए एक अच्छा आदमी ढूंढो। अच्छे लोगों का जिक्र करते समय बेक बैंक ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। किसी गहन विचार वाले व्यक्ति का चेहरा उसकी आंखों के ठीक सामने था। उसकी आंखें ठंडी थी, लेकिन सूरज की गर्मी उसे सबसे ज्यादा पसंद थी। जब वह मुस्कुराता था तो उसकी आंखें आधी बंद हो जाती थी। स्पष्ट थे। जब आप गहराई से सोचते हैं तो वे आंखें और गहरी हो जाती हैं। सामान्य तौर पर यह कहा जा सकता है कि यह व्यक्ति बहुत सुंदर दिखता है। जितना अधिक आप देखते हैं उतनी ही अधिक रुचि रखते हैं। अचानक आप देखते हैं कि उसकी गर्म आंखें खुद को घूर रही हैं। बेक बैंक ने तुरंत अपना चेहरा उस दिशा में घुमाया। दूसरा, ली खाई ने मुझे इस सप्ताहांत केटीवी पर जाने के लिए कहा। ली खाई
वह अपना ख्याल भी नहीं रख सकता, वह तुम्हारा कैसे ख्याल रखेगा? नीचे मिस्टर वू के बारे में क्या? मुझे ऐसा लगता है कि वह काफी अच्छा है। उसका व्यक्तित्व बहुत शांत है। मैं गलत नहीं हूँ, है ना? वह तुम्हारा चाचा हो सकता है। क्या आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं? मिस्टर वो मुझसे केवल 7 साल बड़े हैं, लेकिन उनकी शक्ल थोड़ी बड़ी है। भावनाएं विकसित होने की संभावना बहुत कम है। मैं नहीं मानता कि जब आप उनकी आंखों के किनारों पर झुर्रियां देखेंगे तो आपको अपने पिता की याद नहीं आएगी। बेक बैंग रो पड़ी। वह मदद नहीं कर सकी लेकिन स्वीकार किया कि उसने जो कहा वह बिल्कुल सही था। तो आपके अनुसार सही व्यक्ति कौन है? उसने पूछा। डीप चीन्ह थान मुस्कुराया और उसके सफेद दांत भी दिखने लगे। उनकी मुस्कान हमेशा इतनी बुरी होती है कि उनकी मुस्कान में शुद्धता और अखंडता देखना बहुत दुर्लभ है। आपको मेरे बारे में सोचना चाहिए, बड़े भाई। फिर से उसका मजाक उड़ाते हुए बेक बैंग ने उसकी ओर देखा। कृपया। द मार्टियन ने यह भी कहा, कार बदलने में आपकी गति बेहद तेज है, लेकिन महिलाओं को बदलने में आपकी गति कार बदलने से भी तेज है। मैं एक मासूम लड़की हूँ। मैं तुम्हारे जैसे फूल वाले लड़के की बर्बादी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग आपके प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, इसलिए वे ऐसा कहते हैं। बो बैंग मंद मंद मुस्कुराए। टिन ट्विट भी उन लोगों में से एक है जो आपके प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। टैनन ट्विट के शब्द सुनकर उसने धीरे से एक वाक्य फुसफुसाया जिसे बेक बैंग ने अस्पष्ट रूप से सुना। शिट। तुम्हारे और टैन ट्विट के पास कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप मेरे और उसके बीच के रिश्ते को गलत समझ रहे हैं, ठीक है? तो वह कौन सा रिश्ता है? सामान्य तौर पर मैंने किन ट्विट की उंगलियों को भी नहीं छुआ है। हाँ, एक भेड़िया और एक खूबसूरत लड़की ने होक्काइडो में आधा महीना एक साथ बिताया, यहाँ तक कि अपनी उंगलियों को भी नहीं छुआ। अपने पैर की उंगलियों का उपयोग करके सोचना भी असंभव है। सिरदर्द होने के कारण बेक बैंग को अब उसके साथ बहस करने में कोई परेशानी नहीं हुई। उसने अपना हाथ अपने माथे पर रखकर खिड़की से बाहर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और कार धीरे धीरे अनगिनत छोटे छोटे घरों से गुजरती हुई सड़क पर चली गई। प्रत्येक दरवाजे के सामने कई ताजे फूल हैं, जिनकी मालिक द्वारा सावधानीपूर्वक देखभाल की जाती है। यह शुरुआती वसंत है। फूलों की खुशबू एक साथ मिल जाती है। पतझड़ में सड़क के कोने पर मीठी खुशबू आती है। दीप चीन्ह थान ने बिना रोशनी वाले छोटे से घर के सामने खाली जगह को देखा, फिर वह वहां चला गया और रुक गया। क्या गलत? बेक बैंग ने उत्सुकता से उससे पूछा। उसने अपने हाथ उसके सामने रखे, उसके हाथ नीचे रखे। उसके हाथों ने धीरे से उसकी कनपटी को रगड़ा, जैसा कि प्रोफेसर तनाका के सबसे अच्छे छात्र मालिश में कुशल से अपेक्षित था। उसका बल और एक्यूपंक्चर बिंदु सामान्य नहीं थे। उसके द्वारा सटीक रूप से समझे जाने पर उसकी प्रत्येक तनावग्रस्त नस धीरे धीरे उसके हाथ के सहलाने से शिथिल हो गई। बेक बैंग का पूरा शरीर शिथिल हो गया। वह सहज और बहुत सुखद महसूस कर रही थी। धन्यवाद। उसके हाथ रगड़े और फिर धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़े। गर्दन की हड्डियों पर धीरे से दबाव डाला। कंधे के ब्लेड, पीठ। यह स्पष्ट रूप से जानते हुए कि वह अवसर का लाभ उठा रहा था, बेक बैंग ने फिर भी उसे अपनी शानदार मालिश तकनीकों का प्रदर्शन जारी रखने दिया। उसके हाथों ने धीरे धीरे उसके शरीर का निरीक्षण किया। लड़की, मुझे तुम्हारा ख्याल रखने दो। आप हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं। यदि नहीं, तो वह रात के लगभग 12 बजे सुविधा स्टोर की ओर क्यों भागा? वह उसके दिल को समझती थी, लेकिन वह उसके दिल को नहीं समझता था। वह आगे बढ़ा और उसके चारों ओर अपनी बाहें लपेट ली, उसे गले लगा लिया, अपने होंठ उसके कान के पास रखे और फुसफुसाया, मैं जो कहता हूँ उस पर विश्वास मत करो।
कहो, अपनी भावनाओं पर भरोसा रखो। पत्तियों के माध्यम से चांदनी चमकती है। एक महंगी नीली स्पोर्ट्स कार से रोशनी चमकती है। हवा में सब कुछ उसके कोमल स्नेह, उसके प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकता। बिग बैंग शर्म से उसकी बाहों में झुक गया। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने पूछा, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? उसकी भावनाएं उसके लिए हमेशा एक रहस्य बनी रहेंगी। बिग बैंग ने उसकी ओर देखा और उसे दूर धकेल दिया। मुझे लगता है कि तुम अनियंत्रित रूप से भूखे हो। तुम वास्तव में बहुत अधिक पशुवत हो। खाने के बाद शिकार के लिए मेरा उपयोग कर रहे हो। इसका मन भर जाता है, इसे जंगल में छोड़ देता है। किसी ने, जो अत्यधिक क्रोधित था, अपने दांत पीसते हुए कहा, शायद मुझे आपके सभी संवेदी अंगों की जांच कराने के लिए आपको अस्पताल ले जाना चाहिए। आपके सुझाव पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाएगा, डॉक्टर डाइप। उसने आगे कहा, बहुत देर हो गई है, मैं घर जाना चाहती हूँ। आधी रात को, खाली सड़क पर, प्यार के बारे में बात करना कोई बुद्धिमानी का विकल्प नहीं है। दीप चीन्हथान ने अपनी कार मोटेल के निचले हिस्से में खड़ी की। फिर वह और बिग बैंग एक साथ कमरे में लौट आए। बिग एंड बैंग कमरे के दरवाजे तक गया। जब उसने उसे दरवाजा खोलते देखा, तो किसी का अंधेरा दिल जो अभी तक नहीं बुझा था, फिर से जाग उठा। वह इतना ईमानदार था कि वह और अधिक ईमानदार नहीं हो सका और उससे पूछा, चिकन ठंडा है, कृपया इसे फिर से गर्म करने में मेरी मदद करें। अपने कमरे में वापस जाओ और खाना पकाने के लिए माइक्रोवेव ले आओ। मेरा माइक्रोवेव टूट गया है। फिर ओवन का उपयोग करें। यह भी टूट गया है। बिग बैंग वास्तव में इस पर विश्वास नहीं कर सका। उसके कमरे का माइक्रोवेव और ओवन, जो 800 वर्षों में केवल एक बार उपयोग किया गया था, एक ही समय में खराब हो गया। लेकिन बिग बैंग अभी भी इस प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। उसकी ईमानदार आंखों से प्रत्याशा से भरी बिग बैंग को नरम दिल बना दिया और कहा, अंदर आओ। उस समय बिग बैंग को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह भेड़िए को घर में ले जा रही है। जैसे ही उसने कमरे में प्रवेश किया, उसे स्वाभाविक रूप से ऐसा लगा जैसे यह उसका अपना कमरा है और उसने तुरंत पासवर्ड टाइप किया। उसने एक परिचित गाना बजाया जिसे वह अक्सर सुनता है। वह वास्तव में प्यार को उत्तेजित करना जानता है। यह कैसा व्यक्ति है? बो बैंग उसके करीब चली गई। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत गाया हुआ मधुर गाना बंद कर दिया। उसने तुरंत जे चाव का गाना चालू कर दिया। ऐसा नहीं है कि उसकी मानसिकता संगीत का आनंद लेने की है, बस चीखना और चिल्लाना, बहरा कर देने वाला। खाओ, जल्दी खाओ, मैं सोने जाना चाहता हूँ। जब बिग बैंग चिकन भूनने गया तो उसने फिर से मूल गाना बजा दिया। वह उसके बिस्तर पर बैठ गया, धीरे से बियर कैन खोला, उसे खुद डाला और बहुत सहज लग रहा था, जैसे कि वह अपने कमरे में था। इसलिए वह गुस्से में हंस पड़ी। युवा मास्टर डीप, क्या आप आज रात यहीं सोने की योजना नहीं बना रहे हैं? डीप चीन्हथान ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसने इनकार नहीं किया। बियर की एक कैन खोली और उसे दे दी, मुस्कुराया और कहा, बैठो और मेरे साथ कुछ बियर पियो। तुम्हें पता है मैं बियर नहीं पीता, इसलिए मैंने तुम्हें पीने के लिए कहा था। यह वाक्य सुनकर उसे एहसास हुआ कि वह बेशर्म आदमियों का सरदार था। क्या होगा अगर मैं बियर पीऊं और परेशानी पैदा करूं? उसने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूं। सूखा, क्या तुम मुझ पर नजर रखोगे? ये सदी की सबसे मजेदार कहावत है। यहाँ आओ और कुछ देर मेरे साथ बैठो। बिग बैंग के दृढ़ रवैये को देखकर उन्होंने अगली स्थिति की ओर इशारा किया। कल मुझे घर लौटना है। क्या? बिग बैंग को लगा कि उसने गलत सुना है और फिर पूछा, आपने क्या कहा? मुझे जरूरी काम है, कल घर लौटना है।
इतना जरूरी क्या है? बो बिंग ने पूछा। घर मायने रखता है, उन्होंने संक्षेप में 2 शब्दों में जवाब दिया। इससे पता चल रहा था कि वह इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहते। आप यहाँ वापस कब आ रहे हैं? कम से कम आधे महीने तक। जब तक मैं चला जाऊंगा, मैं अपना फोन चालू नहीं करूंगा। आपको मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आह! बिग बैंग आगे बढ़ी और जमीन पर बैठ गई। उसकी पीठ बिस्तर पर टिक गई, उसका सिर नरम गद्दे पर झुक गया। इस समय मधुर संगीत वास्तव में उसकी कमजोर नसों को उत्तेजित करना जानता था। बिग बैंग को अकेलापन महसूस हुआ, जैसे उसके पास भरोसा करने के लिए कोई नहीं था। सबसे बेहोश क्षण में उसने बियर की कैन उठाई और एक घूंट पी लिया। उसके मुंह में बियर का कड़वा स्वाद बर्फ की तरह ठंडा हो गया और बियर की एक सुनहरी बूंद उसके मुंह के कोने पर रह गई। वह धीरे धीरे उसे उसके पास लाया। उसका हाथ पानी की बूंदों को पोंछने में उसकी मदद करने के लिए आया। जिस क्षण उसकी उंगली ने उसके होठों को छुआ, बिग बैंग मदद नहीं कर सका, लेकिन स्वीकार किया। उसे एक एहसास हुआ, बहुत मजबूत। बिग बैंग घबरा गया। उसने तुरंत अपना हाथ रोक लिया। वह उससे थोड़ा दूर जाना चाहती थी। उन्होंने अपने सभी सामान्य आचरण त्याग दिए। उसने उसकी गर्दन को गले लगाया, उसे बिस्तर पर जोर से दबाया और उसे अपनी बाहों के बीच मजबूती से रखा। ऐसा लग रहा था कि बिग बैंग के दिमाग में बिजली आ गई और उसने अचानक एक बेहद भोला सवाल पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? मेरे दूर रहने के दौरान किसी को हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए मैंने चावल को चावल में पकाने का फैसला किया। बिग बैंग ने रसोई की ओर इशारा किया। चावल कुकर वहां पर है। डीप चीन्ह थान ने अपना सिर हिलाया, अपना हाथ कसकर उसकी कलाई को पकड़ लिया, उसे उसकी पीठ के पीछे रख दिया। जब तक मैं तुम्हें पकाता हूँ तब तक रुको, इसे अपना समझो। इसलिए अपने पूरे जीवन में मुझे खाने, पीने या सोने में मदद करने वाले किसी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। इस सैक लैंग को इतनी यथार्थवादी बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वह ऐसा नहीं करती है, विषय मत बदलो, वह निश्चित रूप से मर जाएगी। आप खाने पीने की चिंता किए बिना जेल जा सकते हैं। बिग बैंग का खतरा इतना अधिक नहीं लगता कि वह डीप चीन्ह थान जैसे भूखे भेड़िए को डरा सके। उसने जो कहा उसके प्रति कोई पूरी तरह से उदासीन लग रहा था। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। मैं तुम्हें स्वेच्छा से काम करने के लिए तैयार करूंगा। अपना चेहरा अपने पास आते देख। बिग बैंग ने इससे बचने के लिए अपना सिर घुमाया। उसके होंठ उसके कान के पीछे रुक गया। उसके पूरे शरीर में बिजली का करंट दौड़ गया, जिससे उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। बड़े भाई, क्या आपने नहीं कहा कि आप मेरे साथ बहन जैसा व्यवहार करेंगे? मैंने अपना मन बदल लिया है। वह बहुत मूर्ख लगती है। मैं सचमुच चखना चाहता हूँ तुम्हारा स्वाद। इस समय उसकी गर्म आंखों ने उसे बताया कि वह मजाक नहीं कर रहा था। उसने जो कहा वह पूरी तरह से सच था। हालांकि उसने इस स्थिति के बारे में कभी नहीं सोचा था। कम से कम उसे पेशेवरों पर विचार करने के लिए 5 मिनट का समय देना पड़ा, जो होने वाला था उसका बुरा। लेकिन स्पष्ट रूप से एक निश्चित भेड़िया उसे सोचने का बिल्कुल भी समय नहीं देना चाहता था। उसके होंठ धीरे से उसके कान से उसकी गर्दन की छोटी गर्दन तक चले गए, फिर उसकी ठोड़ी पर चले गए। बिग बैंग ने कोशिश की। जिन हाथों को उसने कसकर पकड़ा हुआ था, उन्हें दूर खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह उसकी कठोर हरकतों का विरोध करने में पूरी तरह असमर्थ थी। इस बिंदु पर संघर्ष करना उसकी ताकत की बर्बादी होगी। यदि इसे मजबूर न करना कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? स्वेच्छा से काम करने की इच्छा। उसके होठों ने एक रेखा खींची और फिर उसके होठों को चूमा। उसके होंठ नम और मुलायम थे। उसके द्वारा अभी अभी पी गई बियर की थोड़ी सी कॉफी की खुशबू से बिग बैंग का शरीर जोर से कांप रहा था।
उसके होठों से उत्तेजना के साथ साथ तीव्र आनंद की धारा भी बह रही थी, मस्तिष्क तक संचारित। मत करो। उसके पास अगला वाक्य कहने का समय नहीं था और ऐसा लग रहा था जैसे वह इसे और नहीं कहना चाहती थी। होंठ और होंठ टकरा गए, धीरे से मिलकर आत्मा गर्म आग की धारा में गिर गई। लावा की तरह जोरों से उबलता हुआ शरीर मानो जीवन के गहरे सागर में डूब गया हो, बचना मुश्किल हो। अध्याय 15। प्यार की आग को प्रज्वलित करें। उसने बेक बैंग को बेहद धीरे से चूमा, लेकिन कोई कम दबंग नहीं था। वह लगभग उसके शरीर को अपने होठों के माध्यम से अपने में समाहित करना चाहता था। होंठ उसके होठों को छू रहे थे, कभी गर्म और कभी ठंडे। उसके होंठ उसके होठों को जोर से काटते थे। उसके होठों की खुजली ने उसे सुन्न कर दिया, उत्तेजना और उत्तेजना से भर दिया। बेक बैंग का शरीर धीरे धीरे कमजोर हो गया, उसकी बाहों में आराम करते हुए, यह स्वीकार करते हुए कि उसकी ऊर्जा उसके पूरे शरीर को घेर रही थी। वह उसमें इच्छा की आग को उत्तेजित कर रहा था। बहुत अच्छे। लोगों के दिलों को लुभाने वाला दृश्य बेक बैंग की आंखों के सामने एक काले पर्दे की तरह था। बाहर उस काली पृष्ठभूमि पर एक लाल रंग उभर रहा था। प्रत्येक सफेद पंखुड़ी नीचे गिर रही थी, नीली झील। एक लंबा, निरंतर चुंबन। उस चुंबन में वह शामिल था जिसका वह दोनों लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। उसने विरोध नहीं किया, वह स्वीकार कर रही थी। भले ही रिश्ता उतार चढ़ाव भरा हो, एक किताब में लिखा, उसने स्वीकार किया। उस पृष्ठ पर एक नाम के रूप में पहचाना गया, क्योंकि वह डीप चिन्ह थान था, क्योंकि उसका दिल लंबे समय से उसके प्यार में पड़ गया था। चाहे कीमत कुछ भी हो, परिणाम क्या हो, उसने इसे स्वीकार कर लिया। उसे बस एक रोमांटिक प्रक्रिया की जरूरत थी जिसका उसने सपना देखा था। यह महसूस करते हुए कि उसका शरीर आज्ञाकारी रूप से उसकी बातों का पालन कर रहा है, उसने उसका हाथ छोड़ दिया। उसके हाथ ने धीरे से उसकी ठुड्डी उठा दी, जिससे उसकी मुस्कान और गहरी हो गई, अधिक पूर्ण। उसकी जीभ ने लचीले ढंग से उसके मुंह की जांच की। बेक बैंग ने मना नहीं किया और वह खुद भी मना नहीं करना चाहती थी। उसने धीरे से अपना मुंह खोला, जिससे उसका प्रवेश पूरी तरह से सुचारू हो गया। होंठ और जीभ आपस में जुड़ गए, भावनाएं उमड़ पड़ी, घर्षण अधिक से अधिक तीव्र हो गया। इसलिए यह चुंबन था, इसलिए यह प्यार था। बेक बैंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने हाथ उसके कंधों पर रख दिए, उसे गले लगाते हुए उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट दिया। उसके भावुक स्नेह का, उसके प्यार का भी जवाब देते हुए दोनों एक दूसरे से लिपटे रहे। उसके हाथ धीरे धीरे उसकी गर्दन से आगे बने और फिर उसकी छाती की ओर बढ़े। लहर दर लहर, स्तब्धता और तनाव की प्रत्येक लहर उसकी नसों पर प्रहार कर रही थी। बेक बैंग खुद को नियंत्रित नहीं कर सका, लेकिन गहरी सांस लेते हुए उसके स्वाद ने उसके पूरे शरीर को और भी कमजोर बना दिया। न जाने कैसे प्रक्रिया हुई, बेक बैंग ने कपड़ों को मुलायम करने वाली चमेली की खुशबू महसूस की। इस समय उसने पाया कि उसका शरीर एक नरम बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसने धीरे से अपनी नींद भरी आंखें खोलीं और देखा कि उसकी आंखों का निचला भाग स्पष्ट रूप से संतुष्ट दिख रहा था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि महिला कैसी है, उसके सामने तत्काल नूडल्स हैं। जब तक वह चाहता है, यह 5 मिनट में तैयार हो जाता है। बेक बैंग ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी शर्ट का प्रत्येक बटन खुला था। ठंड का एक झोंका आया, हवा ने उसके नाजुक शरीर की गर्मी को ठंडा कर दिया। उसके होंठ जांच के लिए नीचे सरकते हुए प्रत्येक खुले बटन का अनुसरण कर रहे थे। उसकी जीभ की नोक से निकली गर्म आग ने उसकी त्वचा के हर इंच को सहलाया। बेक बैंग हाँफ रहा था, उसके मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए गहरी सांस लेने की कोशिश कर रहा था। क्या आप इसे चाहते हैं? उसकी आवाज मोह से भरी थी। बेक बैंग ने अपना लाल चेहरा घुमा लिया। उसे उसकी ध्यान भरी निगाहों का सामना करने की हिम्मत नहीं हुई।
बैक बैंग को याद आया, एक बार वे एक साथ बैठे थे और बातें कर रहे थे। हर कोई इस बात पर सहमत था कि आपको प्यार के बारे में बात नहीं करनी चाहिए एक डॉक्टर के साथ, क्योंकि यह बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि फिजियोलॉजी और न्यूरोलॉजी महिलाओं के लिए अनिवार्य विषय हैं। महत्वपूर्ण क्षण में विरोध करने में असमर्थ, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। सबसे संवेदनशील स्थान ढूंढ सकते हैं। वे आपको उसी तरह बिस्तर में बंद कर देना चाहते हैं जैसे सर्दी से पीड़ित किसी मरीज का इलाज करना। यह आपके हाथ मोड़ने जितना आसान है। उस समय बेक बैंग पूरी तरह से अविश्वास में थी। एक मासूम लड़की थी, बस मंद मंद मुस्कुराई। यदि कोई महिला नहीं चाहती है, चाहे कोई पुरुष उसे कितना भी उकसाए, वह ऐसा नहीं कर सकती है। अब तक वह वास्तव में विश्वास करती है कि उसे केवल एक सौम्य और भावुक चुंबन की आवश्यकता है, बिना किसी आवश्यकता के उसे आज्ञाकारी ढंग से अपनी बात मानने के लिए बाध्य करने में सक्षम होना अलग। उसकी प्रत्येक शांत उंगलियां उसकी शर्ट के हेम का अनुसरण करती हुई अंदर घुस गईं। अचानक गर्म और फिर ठंडी, उसकी पसलियों की ओर बढ़ती हुई, फिर उसकी छाती की ओर। बेक बैंग को पता था कि क्या होने वाला है। थोड़ा घबराया हुआ, थोड़ा इंतजार कर रहा था। उसके हाथों ने बिस्तर की चादर को कसकर पकड़ लिया। क्या तुम्हें यह पसंद है? वह मंद मंद मुस्कुराया, बुराई से भरी मुस्कान। साथ ही उसकी प्रत्येक उंगली उसकी जांघों को सहलाते हुए धीरे धीरे उसकी स्कर्ट तक पहुंचती दिख रही थी। बेक बैंग का पूरा शरीर गर्म था। उसने कराहने से बचने के लिए तुरंत अपने निचले होंठ को जोर से काटा। उसकी नासिका गुहा से एक पतली लेकिन बहुत स्पष्ट गुंजन आ रही थी। उसकी मुस्कान और भी मजबूत हो गई, क्योंकि उसका शरीर पूरी तरह से बो बैंग के शरीर को दबा रहा था। निर्णायक क्षण में बेक बैंग ने उससे कहा, 10 टू 8। उसके मुंह के कोने ने मजाक में कहा, मेरी एकाग्रता को विचलित करने के लिए और अधिक रचनात्मक तरीका अपनाओ। बेक बैंग ने संघर्ष करते हुए अपनी ठुड्डी खिड़की की ओर उठाई। वास्तव में यही है, मैं धोखा नहीं दे रहा हूँ। तुम कहाँ हो? लगता है वह आ रहा है। उसने आधा अनुमान लगाया। खिड़की से बाहर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। वहाँ कोई नहीं था। वह मुड़ा और अपनी शर्ट का आखिरी बटन खोलने ही वाला था कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। तीखी आवाज शांत रात में घंटी की आवाज सुनाई दी। बेक बैंग के शरीर में खून अचानक ठंडा हो गया और उसके अंगों में भी ताकत आ गई। बिल्कुल सही समय पर मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। तुम्हें बिस्तर पर छेड़खानी करते हुए पकड़ा। शर्मिंदा होकर बेक बैंग जल्दी से अपनी बाहों से बाहर निकला और दरवाजे की ओर भागा। वह कौन है? मैं टैनन तुएट हूँ। बेक बैंग ने अपने कपड़े ठीक किए, उन बटनों को फिर से लगाया जो किसी और ने खोल दिए थे। अपने गीले लाल होंठ पोंछे, दरवाजा खोला, मुस्कुराई। क्या कुछ गड़बड़ है? मेरा कंप्यूटर बंद हो गया है। मैं आपकी बूट डिस्क उधार लेना चाहता हूँ। मैंने देखा कि आपके कमरे में रोशनी अभी भी चालू है। क्या मैं आपकी नींद में खलल नहीं डाल रहा हूँ? आधी रात को इस तरह बूट डिस्क उधार लेने के लिए कौन दौड़ेगा? नहीं, मैं अभी वापस आया हूँ। एक क्षण रुकिए, मुझे इसे आपके लिए लाने दीजिए। बेक बैंग ने टैन तुएट को बैठने के लिए कमरे में आमंत्रित नहीं किया, इसलिए नहीं कि वह डरी हुई थी, बल्कि वास्तव में वह टैन तुएट का सामना करना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इस स्थिति के दौरान बेक बैंग जल्दी से बूट डिस्क लेने गई। उसने देखा कि टैन तुएट अपने कमरे के सामने पुरुषों के जूतों की जोड़ी को देख रही थी और उसके हाथ अचानक सफेद हो गए। किन के लिए? स्नो और अपने लिए भी। मेरा इलेक्ट्रिक राइस कुकर टूट गया था। मैंने उसे अपने कमरे में जाकर मेरे लिए चीजें ठीक करने के लिए कहा। टैनन तुएट ने सिर हिलाया और अनिच्छा से मुस्कुराया। उनकी विशेषता दूसरों को चीजें ठीक करने में मदद करना है। टैन तुएट ने पलट कर देखा। वह जाने ही वाला था, झिझक रहा था एक पल के लिए, फिर पलटा और उससे पूछा, मुझे उससे कुछ शब्द कहना है, क्या यह ठीक है?
आह! बिग बैंग पीछे मुड़ा और कमरे में वापस चला गया। उसने देखा कि डीप चीन्ह थान अपने ऊपरी शरीर के साथ बेशर्मी से उसके बिस्तर पर लेटा हुआ था। बिग बैंग ने तुरंत उसके निचले पैर पर लात मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। धीमी आवाज में, जाओ। यदि आपके पास खाली समय है तो अपने पूर्व प्रेमी के साथ अतीत की समीक्षा करें और उसके साथ निष्पक्षता से व्यवहार करें ताकि उसे दोबारा वापस न आना पड़े। दीप चिन्ह थान ने अपने दांत पीस लिए और अपने निचले पैर को दबाया। दर्द भरे स्वर में कहने की कोशिश की आवाज, महिलाएं हमेशा क्या सही है और क्या गलत है के बीच अंतर नहीं बता सकती। यदि आप नहीं जाएंगे तो मैं चावल कुकर का उपयोग करके आपका सिर फोड़ दूंगा। बटन बंद किया, फिर दरवाजे से बाहर चला गया और टैन तुयेट की धीमी आवाज सुनी, क्या यह आप दोनों को परेशान कर रहा है? मैंने तुमसे स्पष्ट रूप से कहा, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तो तुम उसे पसंद करते हो? दीप चिन्ह थान ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे कौन पसंद है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसे पसंद करते हैं। टैन तुयेट व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराई। उसने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, क्या आप जानते हैं कि पसंद करना क्या होता है? मैं तो बस खेलना चाहता हूँ। अगर खेलते खेलते थक जाऊं तो फेंक देना। दीप चिन्ह थान, क्या आप यह कहने का साहस करते हैं कि आप उससे पूरे दिल से प्यार करते हैं? क्या आप यह कहने का साहस करते हैं कि यदि वह नहीं होती तो आप किसी से शादी नहीं करते? मूर्ख मत बनो और दूसरों को तथा स्वयं को चोट पहुंचाओ। ठीक है, दीप चिन्ह थान ने ठंडे स्वर में कहा, इतना ठंडा कि उसका पूरा शरीर एक दिन ठंडा हो गया था। क्या वह उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगा? बिग बैंग ने बियर की कैन पकड़ी जिसमें से डीप चिन्ह थान ने आधा पी लिया और उसके होठों को छू लिया। यह उस होंठ पर निशान है जहां उसने अभी अभी शराब पी थी। ठंडा, कड़वा। आप किसी को भी चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप टीयू बैंग को चोट पहुंचाए। टैन तुयेट ने जोर से कहा, डीप चिन्ह थान, अगर मुझे ठीक से याद है तो आपने एक बार कहा था कि जापान में रहने वाले 5 वर्षों में आप किसी भी महिला से प्यार नहीं करेंगे या किसी के साथ संबंध नहीं रखेंगे। लेकिन मेरे लिए यह सिर्फ एक मजाक है। दीप चिन्ह थान ने इनकार नहीं किया। इस समय बिग बैंग केवल चेरी ब्लॉसम के पेड़ की हवा में धीरे धीरे हिलने की आवाज सुन सकता था। वह जानती थी, टैन तुयेट उसे बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बिग बैंग सुनना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह सब कुछ जानती थी। वह फ्लावर बॉय के खेल के नियमों को जानती थी। यह रास्ता उसने चुना था। उसे दूसरों को याद दिलाने की जरूरत नहीं थी। उस रात डीप चिन्ह थान वापस नहीं आया। उसने रोशनी बंद कर दी। चांदनी की रोशनी में बिग बैंग ने सब कुछ साफ कर दिया। फिर मैं उसके पास गया। अकेले बिस्तर पर सो गए और धीरे धीरे सो गए।